सभी को मेरा नमस्कार। आज हम अपने प्रीवियस लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कि समुत्पाद वक्र पूर्णतः पूरक साधनों की स्थिति में और पूर्णतः प्रतिस्थापक साधनों की स्थिति में किस प्रकार होता है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि समुत्पाद वक्र किसे कहते हैं, समुत्पाद वक्र की विशेषताएं क्या हैं। उसी विशेषताओं में आगे चलते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि पूर्णतः प्रतिस्थापन साधनों के संदर्भ में समुत्पाद वक्र कैसे होते हैं। तो जैसे हमने तटस्थ वक्र पढ़े थे कि हमने कहा कि जो ऐसी कुछ वस्तुएं होती हैं जो पूर्णतः प्रतिस्थापन होती हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि चाय और कॉफ़ी, कि चाय को कॉफ़ी के स्थान पर हम उपयोग में ले सकते हैं और कॉफ़ी को चाय के स्थान पर उपयोग में लिया जा सकता है। ऐसे ही पूर्णतः प्रतिस्थापन साधन होते हैं। श्रम और पूंजी को भी कहीं कहीं हम एक दूसरे के स्थान पर उपयोग में ले सकते हैं। तब जो समुत्पाद वक्र बनेगा उसकी आकृति कैसे बनेगी, उसकी आकृति इस तरह बनेगी। Q1 और Q2 ये पूर्णतः प्रतिस्थापन वस्तुएं यहाँ दर्शाई गई हैं और आप देखिए कि एक लाइन है ऊपर से नीचे की ओर। ये लाइन जो है ये क्या है, IQ समुत्पाद वक्र है। जब समुत्पाद वक्र इस तरह से तब बनते हैं जब साधन जो है पूर्णतः प्रतिस्थापित हो, एक दूसरे के स्थान पर हम उपयोग में लिए जा सकें। जब उनकी MRTS यानी तकनीकी प्रतिस्थापन की जो दर है वो 1:1 हो। यदि हम एक इकाई में लेबर को अतिरिक्त इकाई बढ़ाना है तो कैपिटल की भी एक इकाई त्यागनी हो। एक दूसरे के स्थान पर पूर्णतः उपयोग में लिया जा सके तो समुत्पाद वक्र एक सीधी रेखा नीचे गिरती हुई इस प्रकार उसकी आकृति होती है। नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। पूर्णतः पूरक साधनों के संदर्भ में समुत्पाद वक्र। जब साधन पूर्णतः पूरक होते हैं, मैंने आपको वस्तुओं के संदर्भ में बताया था, जैसे कार और पेट्रोल है, ये क्या है, पूरक साधन है, पूरक वस्तुएं हैं। कि कार अगर है हमारे पास, उसमें पेट्रोल नहीं है तो कोई यूज़ नहीं है कार का, और पेट्रोल लिए घूमते रहो, लेकिन अगर उसमें पेट्रोल हमारे पास कार नहीं है तो उसका भी उपयोग बिल्कुल ज़ीरो है। तो इसी प्रकार पूर्णतः पूरक साधन भी होते हैं, इनको एक दूसरे के बिना उपयोग में नहीं लिया जा सकता। तो अब क्या करेंगे, हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि इस सिचुएशन में कैसे बनेगा डायग्राम, समुत्पाद वक्र कैसे बनेगा। इनपुट x और इनपुट y ये दिखाया गया है। यहाँ पर आप लेबर भी ले सकते हैं और यहाँ कैपिटल भी ले सकते हैं। तो इसमें डायग्राम कैसे बनेगा, L शेप में बनेगा। कई बार कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्णतः पूरक साधनों के संदर्भ में समुत्पाद वक्र कैसा बनता है। तो कैसा बनेगा, L शेप्ड बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इन दोनों को एक साथ ही उपयोग में लिया जा सकता है। केवल एक को उपयोग में लें तब भी काम नहीं चलता, दूसरे को उपयोग में लें तब भी काम नहीं चल सकता। तो इस पॉइंट पर दोनों साधन यूज़ में आते हैं, इसलिए ये कैसा होता है, L शेप्ड होता है। जैसे इसमें कई बार एग्जांपल देते हैं कि दोनों हाथ के दस्ताने या मोजे या जूते, अगर एक जूता गुम हो गया तो दूसरे जूते को उपयोग में लेना, तो दूसरा जूता यूज़लेस हो जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, पूर्णतः पूरक साधनों के संदर्भ में भी यूज़ होते हैं। लेबर और कैपिटल, कई बार ऐसा होता है कि लेबर और कैपिटल दोनों का यूज़ होकर ही कोई चीज़ बनती है। अगर लेबर नहीं है तो कैपिटल, वो मशीन चलाएगा कौन, अगर लेबर है तो बिना मशीन के काम कैसे चलेगा। तो ऐसे कुछ साधन होते हैं, उनके संदर्भ में जो समुत्पाद वक्र होता है वो L शेप्ड होता है। नेक्स्ट है समुत्पाद जाल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बहुत सारे समुत्पाद वक्र को एक साथ एक रेखा चित्र में शो किया जाता है तो उसे कहते हैं समुत्पाद जाल। समुत्पाद जाल जिसमें ऊंचा समुत्पाद वक्र अधिक उत्पादन स्तर को व्यक्त करता है और नीचा समुत्पाद वक्र कम उत्पादन स्तर को व्यक्त करेगा। IQ1, IQ2 और IQ3 जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे, समुत्पाद वक्र अधिक उत्पादन स्तर को व्यक्त करेगा और नीचे की ओर जाएंगे तो समुत्पाद वक्र कम उत्पादन स्तर को व्यक्त करेगा। इसे इंग्लिश में कहते हैं आइसोक्वेंट मैप, समुत्पाद जाल। नेक्स्ट चलते हैं समलागत रेखा। यह दो साधनों की उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिससे एक उत्पादक दोनों साधनों की कीमत और कुल व्यय दिए हुए होने पर खरीद सकता है।
दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को बताएगा। सम लागत रेखा किससे बताएगा? दो साधनों के विभिन्न संयोगों, लेबर और कैपिटल की उन विभिन्न संयोगों को बताएगा, जिसे एक उत्पादक दोनों साधनों की कीमत यानी प्राइस ऑफ के और प्राइस ऑफ एल दिए हुए होने पर और टोटल एक्सपेंडिचर दिए हुए होने पर खरीद सकता है। ये बिल्कुल वैसा ही रेखा है जैसे हमने वस्तुओं के संदर्भ में बजट रेखा के बारे में पढ़ा था। जैसे हमने वस्तुओं के संदर्भ में बजट रेखा के बारे में पढ़ा था, बिल्कुल एज इट इज़ इस रेखा का नाम है सम लागत रेखा। इंग्लिश में कहते हैं आइसो कोस्ट लाइन। इंग्लिश में कहते हैं आइसो कोस्ट लाइन। इसमें क्या होता है? प्राइस ऑफ के यानी पूंजी की कीमत, प्राइस ऑफ एल श्रम की कीमत दी हुई होती है, टीई टोटल एक्सपेंडिचर यानी कुल व्यय दिया हुआ होता है। फिर हमें ये जानना होता है कि एक जो उत्पादक है वो कितने साधनों को क्रय कर सकता है। अब आप यहाँ देखिए, एक्स अक्ष पर साधन एक्स दिया हुआ है, वाई अक्ष पर साधन वाई दिया हुआ है। 300, 400, 500 ये क्या है? सम लागत रेखा है। 300, 400 और ये 500। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाएंगे तो इसका जो वैल्यू है वो भी बढ़ती जाएगी। अब देखिए 300 और 400, अगर हमें ये पता हो कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 300 है, मान लीजिए कोई डायग्राम है, यहाँ तो आपको एक सिंपल मैंने शो किया हुआ है 300, 400 और 500। एक सिंपल डायग्राम मैं आपको यहाँ ड्रॉ करके समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे ये लेबर है और एक कैपिटल है और ये हमारी आइसो कोस्ट लाइन है, सम लागत रेखा है। मान लीजिए कि टोटल एक्सपेंडिचर हमें पता है 100 रुपये और प्राइस ऑफ एल यानी एल वस्तु की कीमत, एल साधन की कीमत, श्रम की कीमत जो है वो 5 रुपये है और पी के और पूंजी की जो कीमत है वो कितने रुपए है? 10 रुपये है। तो हम पूंजी की कितने इकाई खरीद सकते हैं? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? पूंजी की कितनी इकाई हम खरीद सकते हैं? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? आप कैसे अनुमान लगाएंगे? यदि आप टोटल एक्सपेंडिचर को प्राइस ऑफ के से भाग दे देंगे, टोटल एक्सपेंडिचर को प्राइस ऑफ के से भाग दे देंगे तो वो पूंजी की मात्राएँ आ जाएंगी। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 100 रुपये और प्राइस ऑफ के कितना है? 10 रुपये। तो 100/10 कितना हुआ? 10। यानी पूंजी की अधिकतम मात्रा कितनी खरीद सकते हैं हम? 10 यूनिट। और यहाँ पर लेबर की कितनी यूनिट खरीद सकते हैं? लेबर की खरीद सकते हैं टीई अपॉन प्राइस ऑफ लेबर यानी 100/5। 100/5 कितना होता है? 20। पूंजी की अधिकतम 10 और श्रम की अधिकतम 20 यूनिट हम खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार हम ये आकलन लगा सकते हैं कि पूंजी कितनी इकाई खरीदेंगे और श्रम की कितनी इकाई खरीदेंगे। ये जो मेथड है मैंने आपको तब भी समझाया था जब मैंने आपको बजट रेखा के बारे में पढ़ाया था। बजट रेखा में भी बिल्कुल सेम करते हैं हम कि एक्स वस्तु कितनी मात्रा खरीद सकते हैं और वाई वस्तु कितनी मात्रा खरीद सकते हैं। ये जो चीज़ है मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि कंपटीशन में कई बार एक सिंपल डायग्राम देखकर पूछ लेते हैं कि बताइए कि एक्स की कितनी मात्रा खरीदेंगे और वाई की कितनी मात्रा खरीदेंगे, या फिर श्रम की कितनी मात्रा खरीदेंगे और पूंजी की कितनी मात्रा खरीदेंगे। तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा कि श्रम की कितनी इकाइयाँ हम खरीद सकते हैं और पूंजी की कितनी इकाई हम खरीद सकते हैं। देखिए मैंने आपको पहले एक चीज़ और पढ़ाई थी कि स्लोप ऑफ बजट लाइन, बजट रेखा का स्लोप, उसी प्रकार सम लागत रेखा का भी ढाल होता है। जिस प्रकार बजट रेखा का स्लोप होता है उसी प्रकार सम लागत रेखा का भी ढाल होता है। वो किस प्रकार होता है? देखिए सम लागत रेखा का ढाल कैसे मापेंगे हम कि ढाल क्या होता है? लंब बटे आधार। ढाल क्या होता है? लंब बटे आधार। एक मिनट, लंब बटे आधार। तो लंब क्या है यहाँ पर? टीई अपॉन प्राइस ऑफ वाई, मैक्सिमम कितनी यूनिट खरीद सकते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर अपॉन प्राइस ऑफ वाई। आधार क्या है? टीई अपॉन प्राइस ऑफ एक्स। तो टीई अपॉन प्राइस ऑफ वाई, टीई अपॉन प्राइस ऑफ एक्स। टी से टीई कैंसिल, क्या बन जाएगा? प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई। यानी सम लागत रेखा का ढाल क्या होगा? एक्स साधन की कीमत अपॉन वाई साधन की कीमत। एक्स साधन की कीमत अपॉन वाई साधन की
कीमत। तो ये हुआ आज का हमारा चैप्टर जो है समलागत रेखा। देखिए हमने अब तक पढ़ लिया कि समुत्पाद वक्र किसे कहते हैं, समुत्पाद वक्र की विशेषताएं क्या है, पूर्णतः प्रतिस्थापन साधनों की स्थिति में और पूर्णतः पूरक साधनों की स्थिति में समुत्पाद वक्र की क्या रेखाकृति बनती है, और समलागत रेखा किसे कहते हैं, समलागत रेखा के ढाल से क्या आशय है। अगर आपको इससे संदर्भ में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। धन्यवाद।